हाँ जी। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात क्या चल रहा था सर? बात जो चल रही थी वो ऑप्शन वैल्यूएशन पे, जिसमें आपने बताया था कि टोटल मिलाकर 3 मेथड्स होती है, जिसमें एक था बाइनोमियल और एक था पुट कॉल पैरिटी और एक था बीएसएम, ब्लैक सॉल्स मॉडल। उसमें से हम फर्स्ट मॉडल की बात करेंगे जिसका नाम है बाइनोमियल मॉडल। बाइनोमियल के अंदर दो चीजें हैं। एक है बाइनोमियल के अंदर ही दो चीजें, एक का नाम था रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच और एक का नाम है डेल्टा हेजिंग। सर ये बाइनोमियल जो नाम है, मैं बाइनोमियल की बात कर रहा हूं। बाइनोमियल मॉडल, बाइनोमियल मॉडल में चाहे आप रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच कर रहे हो, चाहे डेल्टा हेजिंग से क्वेश्चन बना रहे हो, दोनों से आंसर वैल्यू ऑफ ऑप्शन का एक जैसा आंसर आएगा। ठीक है, ओके सर। फिर से बोल रहा हूं, चाहे डेल्टा हेजिंग से कर रहे हो चाहे रिस्क न्यूट्रल से कर रहे हो, आंसर एक जैसा ही आएगा। सवाल बस इतना है कि यार बाइनोमियल नाम क्यों पड़ा, या फिर ऐसा बाइनोमियल में आपने बोला था कि यार हर एक मॉडल में कुछ कमियां हैं और एक्चुअल में कुछ कमियां क्या, कुछ एजम्पशन है। तो वो क्या एजम्पशन है, तो सुनना ध्यान से। ऑप्शन का नाम है कॉल ऑप्शन। हाँ सर। और प्राइस है 500 आज का। एक्सरसाइज प्राइस है 510। कॉल ऑप्शन कितने पीरियड का है? 3 महीने का। मतलब 3 महीने बाद ऑप्शन एक्सरसाइज भी किया जा सकता है, ऑप्शन लैप्स भी हो सकता है। बिल्कुल सही। सवाल यह है कि 3 महीने बाद शेयर का प्राइस क्या होने वाला है, उसी के हिसाब से तो वैल्यू डिसाइड होगा। मतलब यार 3 महीने बाद ऑप्शन शेयर का प्राइस क्या होगा। अगर कोई मुझे बता दे कि 3 महीने बाद शेयर का प्राइस क्या होगा, तो फिर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लूंगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालकर उसको मैं डिस्काउंटिंग करूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ जाएगा। मेरे ख्याल से बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। बाइनोमियल में बता रहा है कि यार 3 महीने बाद प्राइस क्या हो सकता है, लेकिन एक बिल्कुल एक बात पूछ रहा हूं, क्या शेयर का प्राइस ज्यादा भी हो सकता है? हाँ सर, 3 महीने बाद शेयर का प्राइस क्या हो सकता है? सर शेयर का प्राइस कुछ भी हो सकता है, 600 हो सकता है, 550 हो सकता है, मान लो 600 हो सकता है। और शेयर का प्राइस क्या हो सकता है? सर शेयर का प्राइस कम भी हो सकता है। कितना कम हो सकता है? 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। ठीक है, मैंने दो प्राइस लिख लिया। मैंने कहा 3 महीने बाद शेयर का प्राइस 600 भी हो सकता है, 3 महीने बाद शेयर का प्राइस 300 रुपए भी हो सकता है। दो प्राइस लिख लिया। अब कोई मुझसे बोले कि 3 महीने बाद शेयर का प्राइस 250 हो सकता है, तो मैं कहूंगा नहीं हो सकता। इट मीन्स बाइनोमियल का एक एजम्पशन है कि मैच्योरिटी पर दो ही पॉसिबल प्राइस हो सकते हैं, या तो करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा आएगा या तो करंट मार्केट प्राइस से कम आएगा। सर बिल्कुल बेकार की एजम्पशन नहीं है ना यार, इसलिए तो बीएसएम आया है। और बीएसएम ये एज्यूम कर रहा है कि भाई मैच्योरिटी पे तो प्राइस कुछ भी हो सकता है। आप कैसी बात कर रहे हो कि दो ही प्राइस हो सकता है? लेकिन हम बीएसएम नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल। और बाइनोमियल का एजम्पशन है कि ओनली टू पॉसिबल प्राइस ऑन मैच्योरिटी, एक मैक्सिमम प्राइस एक मिनिमम प्राइस। मतलब यार सेट कर लो कि यार मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं जाएगा, दिस इज मैक्सिमम प्राइस, इससे नीचे नहीं जाएगा मिनिमम। आपको दो प्राइस कहीं ना कहीं तो अनुमान लगाना पड़ेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लगाया जा सकता कि मैक्सिमम क्या जा सकता, मिनिमम क्या हो सकता। इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, इससे नीचे तो नहीं जाएगा, वो दो पॉसिबल प्राइस आपको पता करना पड़ेगा। ठीक, ओके। और सर सही में अनुमान लगा सकते हो कि मेरे ख्याल से तो अनुमान लगाया जा सकता है। हाँ, कभी कभी यार एक मैक्सिमम और मिनिमम तो पता है ना। आप सीए हो,
सीए हो नहीं सर, सीए बनेंगे, सीए बनेंगे बिल्कुल। जब आप सीए बनोगे तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जैसे ही सीए बनोगे आपका पैकेज है पर एनम बेसिस पे 10 करोड़ रुपए पर एनम मिलेगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ सर, 10 करोड़ पर एनम, कुछ भी बोल रहे हो आप, 20-22 लाख तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, 10 करोड़ रुपए पर एनम। हमको अपनी एक मैक्सिमम लिमिट मालूम है, इससे ऊपर तो नहीं मिलेगा। चलो छोड़ो, मैं कह रहा हूं कि चलो सीए बनोगे तो आपको मिलेगा 50,000 रुपया पर एनम। वो भी गलत है सर, उतना मिनिमम थोड़ी नहीं जाएगा, मिनिमम हमको मालूम है। मैंने कहा ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता। ऐसे ही आप इसको मैं एजम्पशन बोल रहा हूं, और बिल्कुल सही भी है कि बायनोमियल एज्यूम करता है कि ओनली टू पॉसिबल प्राइस ऑन मैच्योरिटी, एक मैक्सिमम प्राइस और एक मिनिमम प्राइस। यहां तक ठीक है? बस अब उसके बाद सर, उसके बाद तो बचा क्या? आ हमको आप इसकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, और अगर आपने प्रोबेबिलिटी बता दिया तो हम वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालेंगे। फिर से बोलो सर, सुनो सर, आपने कहा प्राइस 600 भी हो सकता, 300 भी हो सकता, अगर यहीं देखे तो सर उस हिसाब से एक्सरसाइज प्राइस कितना, 510, 510 से ऊपर जाएगा तो एक्सरसाइज, तो अगर 600 हुआ तो हम एक्सरसाइज कर लेंगे। यस, तो 600 माइनस 510, तो सर 90 रुपीज भी आ सकता है, और 300 हुआ तो लैप्स हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं सर, बस प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। अगर आप प्रोबेबिलिटी बता दो कि तो बात खत्म हो जाएगी। और सर प्रोबेबिलिटी तो मन से कुछ भी लिख सकते हो, ये तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये कोई थोड़ी नहीं बताएगा। तो सर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेंगे। यहां तक ठीक है? अभी तक मैंने क्या समझाया? अभी तक मैंने ये समझाया कि बायनोमियल भाई साहब कहता क्या है सर? बायनोमियल ये कहा जाता है, बायनोमियल में ओनली दो पॉसिबल प्राइस हो सकती है मैच्योरिटी को। ठीक है, दो पॉसिबल प्राइस हो सकती, तो सबसे पहला काम होगा हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालना। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन हम निकाल सकते हैं, पर हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी। मैं बात कर रहा हूं रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी की। फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनना ध्यान से, इधर उधर मत चले जाना। बाइनोमियल के क्या एजम्पशन है कि दो पॉसिबल प्राइस हो सकती। ठीक है, हम तैयार हो गए। अब आ जाते हैं रिस्क न्यूट्रल पे और डेल्टा हेजिंग पर। रिस्क न्यूट्रल में भी वही एजम्पशन रहेगी, दो पॉसिबल प्राइस, और डेल्टा हेजिंग में भी वही एजम्पशन रहेगी, दो पॉसिबल प्राइस, क्योंकि दोनों ही हिस्सा किसका है? बाइनोमियल का। अब उसमें से मैं बात कर रहा हूं रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी की। तो सर फिर रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी में मैं कह रहा हूं कि अगर दो पॉसिबल प्राइस हो सकती है तो हम पे ऑफ तो निकाल ही सकते हैं। अगर पे ऑफ निकाल सकते तो बस प्रोबेबिलिटी कोई बता दे तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाल लेंगे, और उसको डिस्काउंटिंग करेंगे तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ जाएगा, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहली बात है कि यार प्रोबेबिलिटी पता कैसे लगे? सर प्रोबेबिलिटी हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी को ऐसा लगता है 600 रुपए हो सकता है, इस बात के चांसेस है 80%, या किसी और पर्सन को लग सकता है कि 600 रुपए हो सकता है, इस बात के चांसेस है 50%। तो सर ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इट मीन्स सर प्रोबेबिलिटी 100% क्वेश्चन में देगा, अगर नहीं देगा तो फिर तो हो गया काम। बेटे ये उस प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं जो हम जनरली करते हैं। प्रोबेबिलिटी जो यहां लिखना है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, ये वो वाली प्रोबेबिलिटी नहीं है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये वो वाली प्रोबेबिलिटी नहीं है जो मैं सोच रहा हूं कि क्या होगा और कोई और सोच रहा तो कुछ और होगा, ये वो वाली प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये जो प्रोबेबिलिटी है, इस प्रोबेबिलिटी का नाम है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। ये वाली प्रोबेबिलिटी नहीं। और ये सर रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है, यही मेन मुद्दे की बात है, बाकी कुछ नहीं इस टॉपिक में। ठीक है जी? सर ये समझ में नहीं आया, समझाए नहीं, अभी समझाऊंगा। अभी आपको क्या बात समझ में आ गई? सर अभी तक ये समझ में आई कि बायनोमियल ये एज्यूम करता है कि ओनली टू पॉसिबल प्राइस ऑन मैच्योरिटी, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, इसके बीच बहुत कुछ हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो पहले बस इतना ही समझ में आया, अभी और कुछ समझाया नहीं। तो मैंने कहा रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच, बाइनोमियल के अंदर पहला अप्रोच पढ़ रहा है जिसका नाम है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी
एज पर बाइनोमियल मॉडल, जैसा कि नेम में लगा हुआ, ओनली टू पॉसिबल प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन मैच्योरिटी, एक मैक्सिमम प्राइस और एक मिनिमम प्राइस। इसी को हम अपर प्राइस भी बोल सकते हैं या फिर लोअर प्राइस भी बोल सकते हैं। अपर प्राइस को अपर वैल्यू ऑफ स्टॉक और ये डाउन वैल्यू ऑफ स्टॉक, USDS शब्द यूज करेंगे। स्टॉक का अप प्राइस, स्टॉक का डाउन प्राइस। बस अभी इतना ही किया, यस। अब सवाल यह है कि रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच से ऑप्शन की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है बस। और ऐसा मैंने बड़ी सारी स्टेप्स लिख रखा है। सर ये तो यार फॉर्मूला आ गया, यस सर ये फॉर्मूला हमको याद हो सकता है कि हो ही नहीं सकता, करना भी नहीं है, समझना है। अभी इस स्टेप पे मैं आऊंगा, धीरे से आऊंगा। सबसे पहला काम क्या होगा, इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते, आराम से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 6, कॉन्सेप्ट बुक ही ले चलना अभी। एग्जाम्पल नंबर 6, टाइम लगेगा समझने के लिए, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे बात होगी और प्लीज जल्दबाजी मत करना। यहां समझ लो कि तो बाइनोमियल पूरा बन जाएगा 100%, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस है 500, ओके। एक्सरसाइज प्राइस है 510, पीरियड है 1 ईयर, रिस्क फ्री रेट है 10%, मैच्योरिटी का प्राइस 600 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। आपको जो ऑप्शन का वैल्यू निकालना है वो कॉल ऑप्शन का वैल्यू निकाल, कॉल ऑप्शन का वैल्यू मतलब 510 रुपए से ऊपर जाएगा तो एक्सरसाइज। यहां तक ठीक है, यस। अब मैं आपसे कुछ बोलने की धीरे 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 बात बढ़ाऊंगा, जल्दबाजी यहां मत करना, यहां रिलैक्स हो जाना, आराम से आंख बंद कर लो, आराम से सोचते रहो, काम आएगा। आओ काम करें। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि आज शेयर का प्राइस कितना है बता दीजिए। आज करंट मार्केट प्राइस है 500, 500, ठीक है, ठीक है। तो लिखे क्या, लिखो मत, सिर्फ सुनो। और मैच्योरिटी को प्राइस दो हो सकते हैं जो कि दिया हुआ है, या तो 600 हो सकता है या तो 400 हो सकता है। 600 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। कब हो सकता है सर, ये हो सकता है 1 साल बाद। और मैंने इसका नाम दिया था, वैसे मैंने इसको बोला था US और इसको बोला था DS, अगर नाम नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाए। और कौन सा ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन, और स्ट्राइक प्राइस कितना है 510, मतलब 510 से ऊपर जाएगा तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, ठीक। अगर 600 हो गया, अगर प्राइस 600 हो गया क्योंकि कॉल ऑप्शन है, तो क्या ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, हाँ सर। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो बताओ हमको कितना रुपए मिलेगा, ग्रॉस पे ऑफ 90 रुपीज। और अगर प्राइस डाउन होगा तो सर कुछ भी नहीं मिलेगा, इसको बोलते हैं जीरो, ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, ठीक। ये पे ऑफ है। अगर प्राइस अप होगा तो ये पे ऑफ है, अगर प्राइस डाउन होगा तो इसको बोलते हैं कॉल का पे ऑफ। अगर प्राइस अप होगा तो इसको बोलते हैं CU, कॉल का पे ऑफ। अगर प्राइस अप होगा तो ये आ जाएगा कॉल का पे ऑफ, अगर प्राइस डाउन होगा तो इसको बोल रहा हूं मैं CD। सर फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्या, 100% चलेगा। ये इसलिए समझा रहा हूं कि कहीं फॉर्मूला आ जाए तो आप तैयार तो हो, ठीक है। तो सर CU कितना है 90 रुपीज और CD कितना है 0। आपको 90 रुपीज भी मिल सकता है, आपको 0 भी मिल सकता है, बस हमको ये नहीं मालूम कि प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर मैं मन से बोलूं तो कुछ भी प्रोबेबिलिटी, अभी के लिए मन से बोल देता हूं
सर आपने तो बोला था कि यार ये मन से नहीं चलेगा, हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी निकालना है, पर अभी समझाना है तो समझाने के लिए मन से तो बोल ही सकता हूं। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि 90 रुपए की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 90 रुपए मिलने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी को बोल रहा हूं पी, बढ़ने का। अगर बढ़ता है प्राइस तो 90 मिलेगा, और 90 मिलेगा तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, तो मन से लिख रहा हूं, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.6। तो बताओ इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि प्राइस 400 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है 1। अगर ये 0.6 है तो ये क्या आएगा सर, ये आएगा 0.4। इसको 1 माइनस पी करके भी लिख सकते हैं अगर लिखना है तो। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, पर अभी मैंने मन से लिखा है क्योंकि मुझे कुछ समझाना है। ठीक है सर। तो सर 90 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकल सकता है कि यस सर 90 इंटू 0.6, 0 इंटू 0.4। एक बार लिखूं क्या? हाँ सर लिख। 90 इंटू 0.6 प्लस 0 इंटू 0.4। सर जीरो वाला पार्ट नहीं भी करोगे तो चलेगा। 90 इंटू 0.6, तो सर ये आ गया 54। और 54 आ गया, क्या आया बताओ? निकाला हुआ है मैंने, हमने पिछला ब्रेक से पहले। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। शब्द यूज कर रहा हूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। पर प्रीमियम तो हमको यहां देना है सर, प्रीमियम तो हमको शुरू में देना है, तो ठीक है ना, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। और रेट क्या है? रेट 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 सर रेट है 10% पर एनम, तो डिवाइड कर देंगे हम। प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना आता है, 1.10 से डिवाइड कर दोगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो कि कर सकते हो, पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना आता है। तो 54 डिवाइडेड बाय 1.10, आंसर आएगा 49.09। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट किया तो प्रेजेंट वैल्यू आ गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना आता होगा, आता ही होगा यार। दिस इज वैल्यू ऑफ ऑप्शन। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। एक बार फॉर्मूले में लिखकर देखूं क्या? अब फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं, ये 49.09 निकालने का फॉर्मूला। तो 90 क्या? सी यू। देखो बेटे फॉर्मूला कैसे बना रहा, सी यू मल्टीप्लाई किया पी से, पी फिर लिखा सर सी डी, सी डी 1 माइनस पी, है ना? हाँ सर, तो ये 54 आ गया। और डिवाइड 1 प्लस आर से कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड 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 डिवाइड। 1 प्लस आर की जगह यहाँ कैपिटल आर लिखा जाता है, फॉर्मूले में कैपिटल आर लिखते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये जो निकला, ये निकला कॉल ऑप्शन का वैल्यू। कॉल ऑप्शन का 1 साल बाद का वैल्यू की आज का, सर आज का वैल्यू है तो इसको C0 बोला जाता है, C0। बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या? नहीं है सर। तो अगर अब देखो ध्यान से, मैंने एक स्टेप निकाला, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन मतलब CUP, कप नहीं है यह, CUP CD1 माइनस पी डिवाइडेड बाय आर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हालांकि बिना फॉर्मूले की भी काम हो जाए। इट मीन्स ये स्टेप हमारे काम की नहीं है, काटना नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूं। और ये भी स्टेप, ये कोई स्टेप ही नहीं है भाई, ये सब बेकार की बात है। इट मीन्स सर बाइनोमियल ट्री क्या है, अगर मेरी बात समझो, रुक जाओ। अगर ये स्टेप नंबर 4 सर हमको समझ में आता है, स्टेप नंबर 4 वैल्यू ऑफ कॉलिंग। ये स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 में तो सर बाइनोमियल ट्री लिखा है। बेटे बाइनोमियल ट्री ये है, ये भी कुछ बनाने वाली बात है? 500 इधर लिखा, 600 उधर लिखा, 400 इधर लिखा, इसको बाइनोमियल ट्री बोल रहा है? सर ये तो कुछ है ही नहीं। यस, और स्टैंडर्ड नोटेशन कुछ नहीं है, ये तो गिवन करके है। इट मीन्स आपके लिए 2 स्टेप्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है। एक तो ये वैल्यू ऑफ कॉल निकालना सीखना है, और रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालना सीखना है। बस बात खत्म, फिर तो काम हो गया। ठीक है,
अभी मैंने रफली थोड़ा सा समझा, ये आराम से समझ में आएगा। मैंने कहा ना इसमें मैं टाइम लूंगा, ऐसा नहीं है कि हवा में बता दूंगा। फास्ट ट्रैक है मतलब हवा में करवा दूं, ऐसा नहीं है। फास्ट ट्रैक है मतलब आप पहली बार देख रहे हैं तो भी आपको समझ में आना चाहिए, तो पढ़ाने का मजा, नहीं तो कोई मजा नहीं फिर पढ़ाने का, फिर फास्ट ट्रैक कोई काम का नहीं है, ठीक है। एक फास्ट ट्रैक ऐसा भी बना दूंगा, ये फॉर्मूला भैया रट लेना, खत्म बात, तो वो मुझसे होता नहीं, वैसा मैं पढ़ाता ही नहीं, ठीक है। टाइम लगे तो लगे, ओके, ठीक है सर। बात समझ में आ गई। बात ये है कि ये प्रोबेबिलिटी जो है, ये 0.6 और 0.4 आपने तो मन से बोला था, पर ये थोड़ी ना प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो कुछ और लेना पड़ेगा। यस, और प्रोबेबिलिटी का नाम क्या है? रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इत्मीनान से समझना, सारा आराम से समझना कि रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी क्या है। इस एग्जांपल से समझाऊंगा। मैं डिस्कशन क्या कर रहा हूं? रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी क्या चीज है? रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। अब बताना मुझे, ध्यान से समझना है। आज शेयर का प्राइस क्या है? सर आज शेयर का प्राइस है 500। आज शेयर का प्राइस है 500। अगर ये पैसे, आज शेयर का प्राइस है 500 रुपए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये पैसे मैं बैंक में जमा करता हूं या बैंक से उधार लेता हूं या बैंक में जमा करता हूं, अगर ये पैसे मैं बैंक में जमा करता हूं कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से, तो बता सकते हो कि इन 500 रुपए को मैं बैंक में जमा करूं तो टोटल मिलाकर मुझे कितना पैसा मिल जाएगा? रिस्क फ्री रेट है तो कितना परसेंट मिल जाएगा? 10%। तो उस हिसाब से टोटल मिलाकर मुझे कितना मिल जाएगा? सर आपको मिल जाएगा 10%, मतलब आपके पास 550 रुपए हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं क्या सोच रहा हूं, बिल्कुल मैं ये सोच रहा हूं कि यार या तो मेरे पास 500 रखे हैं, मैं बैंक में जमा करता हूं 500 रुपए, तो एक साल बाद 550 हो जाएगा। उसकी जगह मैं शेयर खरीद लेता हूं। अगर मैं शेयर खरीदता हूं तो शेयर खरीदूंगा, कितना रुपए खर्च होगा? 500। मैं बैंक में जमा करने की अपेक्षा अगर मैं शेयर खरीद लेता हूं तो, और उसको एक साल तक होल्ड करता हूं, तो एक साल बाद शेयर या तो 600 का बिकेगा, दो ही तो पॉसिबल प्राइस है, या तो 400 का बिकेगा। 600 का भी बिक सकता है और 400 का भी बिक सकता है, ठीक है यहां तक। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि 600 हो जाएगा और क्या प्रोबेबिलिटी है कि 400 हो जाएगा? अब मैं मन से बोल रहा हूं, कोई भी प्रोबेबिलिटी मन से बोल रहा हूं, ठीक है जी। थोड़ा सा ना यार, थोड़ा सा मुश्किल है, मैं फॉर्मूला रटवा नहीं सकता, इसलिए सर मन से बोल दो कोई भी प्रोबेबिलिटी। अगर मैं मन से बोल रहा हूं क्या प्रोबेबिलिटी 0.8 और प्रोबेबिलिटी 0.2 है, तो उस कंडीशन में 600 इंटू 0.8, 600 इंटू 0.8, सर 480 शेयर का एक्सपेक्टेड प्राइस निकाल रहा हूं मैं कि यार शेयर का प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस एक साल बाद क्या हो सकता है। और 400 इंटू 0.2, 80, तो 480 प्लस 80, तो उस हिसाब से टोटल मिलाकर मुझे 560 रुपया मिलेगा। ठीक है। अब मैं आपसे फिर से एक बात बोलूं, शेयर खरीदना चाहिए कि बैंक में जमा करना? अगर बैंक में जमा करता हूं तो मुझे टोटल मिलाकर कितना मिलेगा? 550। जबकि मैं शेयर खरीदता हूं और मुझे मालूम है ये प्रोबेबिलिटी होगी, प्राइस तो ये होगा ही होगा, ये मैक्सिमम ये मिनिमम, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, और मैं मान रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ये होगी, तो 560 रुपए मुझे मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता।
अगर आपको मालूम है कि सर रिस्क है कि नहीं, वो मैं बाद में बात करूंगा। मैं कहूंगा कि यार मैं ऐसी दुनिया में जी रहा हूं जहां रिस्क न्यूट्रल है, ये भी एजम्पशन है। सर इधर तो रिस्क नहीं है पर इधर तो रिस्क है ना, हाँ पर मैं मान के चल रहा हूं कि रिस्क न्यूट्रल है, रिस्क है ही नहीं, इधर पक्का पक्का मिलेगा। अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो 560 मिलेगा। अगर 560 मिलेगा फटाफट से बताओ, तो फिर बताइए आप शेयर खरीदोगे, 500 रुपया इधर लगाओगे तो 560 मिलेगा, 500 रुपया इधर लगाओगे तो 550 मिलेगा। बोलो क्या करना चाहोगे? तो शेयर खरीदोगे ना यार, जब रिस्क ही नहीं है तो शेयर खरीदो। अगर शेयर खरीदना ही है तो भाई मैं एक काम करता हूं ना, आर्बिट्रेज करता हूं। सुनो, आर्बिट्रेज 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 समझना, पहली बार आर्बिट्रेज आ रहा है। मैं गया बैंक, मैंने कहा बैंक बैंक सुनो ना बैंक, मुझे 500 रुपए चाहिए, 500 रुपए। बोले ठीक है, एक साल बाद 550। मैंने कहा वापस करूंगा ना यार 550, और मैंने बैंक से 500 ले लिया उधार। बैंक वाले को कितना देना है एक साल बाद? 550। और मैंने क्या किया, मैंने उस 500 रुपए का ये शेयर खरीदा, शेयर खरीदा, और एक साल बाद बेचूंगा, कितना मिलेगा? 560 पक्का मिलेगा ना? पक्का मिलेगा। और 560 का बेचकर 10 रुपए में निकाल लूंगा और बैंक को 550 वापस कर दूंगा। सोच के बताना, क्या आर्बिट्रेज है? मतलब क्या पक्का पक्का मुझे 10 रुपए मिलेगा ही मिलेगा? यस सर मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। क्यों रोक नहीं सकता? क्योंकि दो पॉसिबल प्राइस हो गए, ये भी पक्का है बाइनोमियल का एजम्पशन, और ये भी पक्का है कि यही प्रोबेबिलिटी होगी। अगर ये पक्का है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है जी, ओके यहां तक बस। क्या आर्बिट्रेज पॉसिबल है? यस आर्बिट्रेज पॉसिबल है। आर्बिट्रेज कैसे पॉसिबल है? सर आर्बिट्रेज ऐसे पॉसिबल है कि हम लोग आर्बिट्रेज, हम सर बैंक से उधार लेंगे, शेयर खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये जो है ये हमें ज्यादा पैसा दे रहा है। ठीक है, अगर ज्यादा पैसा दे रहा है तो हमको यहां पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि एक साल में हमको ज्यादा पैसा मिलेगा। यहां तक ठीक है ना? आर्बिट्रेज पॉसिबल है सर। अगर भगवान ना करे प्रोबेबिलिटी ऐसी होती तो यहां होता 0.2 और यहां होता 0.8, तो आर्बिट्रेज नहीं होता। यस 600 इंटू 0.2, तो बताओ कितना आता? तो सर यहां 120 आता, 400 इंटू 0.8, सर यहाँ 320 आता, तो 120 प्लस 320, तो सर यहाँ तो 440 आता। इट मीन्स एक साल बाद शेयर हमको 440 ही मिलता शेयर बेचने पे। तो सर उसकी अपेक्षा बैंक में लगा देते तो ज्यादा अच्छा है। बैंक में लगाएंगे तो 550 मिलेगा। तो सर यहाँ तो शेयर में लगाने में फायदा नहीं है, क्योंकि एक साल में शेयर कितने में मिलेगा? 440 में मिलेगा, कोई फायदा नहीं है। फायदा है, मैं शॉर्ट सेल कर सकता हूं। सर शॉर्ट सेल का मतलब, शॉर्ट सेल का मतलब है कि मैं किसी से शेयर उधार ले रहा हूं और आज के प्राइस पे बेच दूंगा। आज का प्राइस क्या चल रहा है? 500, तो मैं 500 में बेच दिया, और उससे बोला सामने वाले से कि एक साल बाद मैं आपको शेयर खरीद के दे दूंगा। ठीक, ठीक है सर, पैसे आ गए, उन पैसों को मैंने बैंक में जमा कर दिया। बैंक में जमा करने पे मुझे टोटल मिलाकर कितना मिलेगा? सर बैंक में जमा करने पे टोटल मिलाकर एक 550 मिलेगा। एक साल होगा, वो जो स्टॉक लैंडर है वो मुझसे शेयर मांगेगा, मैं 440 का खरीदूंगा और उसको दे दूंगा। मतलब मुझे आए कितने? 550, 550 माइनस 440, तो 110 रुपए का तो भी फायदा हो जाएगा। अभी भी आर्बिट्रेज। अच्छा सर आर्बिट्रेज है? यस आर्बिट्रेज। इट मीन्स किसी भी हालत में आर्बिट्रेज है। उसकी वजह से, आर्बिट्रेज की वजह से क्या होगा बताओ? सर आर्बिट्रेज की वजह से हर कोई शॉर्ट सेलिंग करेगा। हर कोई शॉर्ट सेलिंग, मैं कर रहा हूं ना यार शॉर्ट सेलिंग, तो हर कोई शॉर्ट सेलिंग करेगा। और किस बात का शॉर्ट सेलिंग करेगा? कि यार फ्यूचर में मैं कम रेट में खरीद लूंगा।
ठीक है। और शॉर्ट सेलिंग की वजह से ये जो फ्यूचर का प्राइस है, जिसको हर हर पर्सन 6 महीने बाद, 1 साल बाद कम रेट में खरीदने का सोचेगा, मैं भी खरीदूंगा फ्यूचर में, आप भी खरीदोगे, साइड वाला भी खरीदेगा, पड़ोसी भी खरीदेगा फ्यूचर में, क्योंकि सबको मालूम है फायदा है, तो उसकी वजह से इसका प्राइस बढ़ेगा। और इसका प्राइस बढ़ेगा तो ये प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। सर कहना क्या चाहते हो, एक शब्द में बोलो। एक शब्द में ये बोलना चाहता हूं कि ये प्रोबेबिलिटी ऐसी आएगी कि नो आर्बिट्रेज पॉसिबल, ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो कि जिसमें आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी टोटल खत्म हो जाए। मतलब सर, मतलब मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं, मुझे ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें आर्बिट्रेज ना हो, आर्बिट्रेज खत्म हो जाए। बैंक में पैसा जमा करूं चाहे शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं, आंसर एक बराबर आना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसी प्रोबेबिलिटी बताना मुझे कि इधर और इधर में न्यूट्रल करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी का मतलब है यहां क्या प्रोबेबिलिटी लिखूं कि आर्बिट्रेज खत्म हो जाए। इधर 550 आ रहा तो इधर भी 550, सेम रिटर्न निकल सकता है। सर सीधा फॉर्मूला बोल के भी तो काम कर सकते थे, नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आया था पिछले अटेम्प्ट में 2023 में, नवंबर 2023 में एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा कि रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच किस बेसिस पर थियोरी बनी हुई है। भाई साहब किस बेस पर थियोरी बनी हुई है पता तो होना चाहिए कि यार इस थियोरी में होता क्या, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी में होता क्या है। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी में हम एजम्पशन लेते हैं कि नो आर्बिट्रेज, ये मैंने लिखवाया, जब वो क्वेश्चन करवाऊंगा तब बात करूंगा। ओके, मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं मेरी समस्या सुनना। ये प्राइस तो हमको मालूम है 600 और 400। मैं ये चाहता हूं कि यहां मैं क्या प्रोबेबिलिटी लिखूं। ये तो हो गया P, इसको मैंने P बोल दिया, और इसको मैंने बोला 1 - P। मैं यहां क्या प्रोबेबिलिटी लिखूं कि इसका जब एक्सपेक्टेड प्राइस निकालूं तो वो 550 हो जाए। हो सकता है, चलो निकाल कर तो देखते हैं। सर इससे अच्छा तो आप फॉर्मूला ही लिखवा देते, हम याद कर लेते। आप तो एक्सपर्ट हो याद करने में, आप तो कुछ भी याद कर सकते। बैंड बज जाएगी पेपर इधर उधर आए तो, पढ़ लो। ओके, और सर जिनको समझ में नहीं आया वो फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक। तो सर इस हिसाब से ये हो गया 550, ये हो गया 600p, और ये हो गया 400 - 400p। मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। इधर रिस्क है कि नहीं है, नहीं है। जो भी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है वो पक्का पक्का है, नहीं तो आर्बिट्रेज हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी जो निकाल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी जो मैं निकालने वाला हूं, अगर उसके अलावा आप कुछ और प्रोबेबिलिटी लिखते हो तो आर्बिट्रेज हो जाएगा, और आर्बिट्रेज हो जाएगा तो फिर आप समझ रहे हो ना, उसके बाद आर्बिट्रेज की वजह से या तो प्राइस अप होगा या तो डाउन होगा। अगर ऐसा आया कि चलो ना यार शेयर खरीदना चाहिए तो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, वही मैं आपको समझाने की कोशिश, ठीक है। 600 इंटू पी, 400 माइनस पी। एक्चुअली में मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं ऐसी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं जिसमें आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी ना हो, ठीक। सर ये 400 इधर हो जाएगा, तो 550 माइनस 400, 600p माइनस 400p, तब 200p। यस, तो देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बना सर, 550 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 600 माइनस 400, या डिवाइडेड बाय 200 कर देना, तो 550 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 200, सर 0.75। पी का मतलब हमेशा क्या होगा सर, पी का मतलब हमेशा अपर प्राइस की प्रोबेबिलिटी होगा। तो 1 - पी मतलब क्या होगा सर,
1 माइनस पी का मतलब 0.25 हो। अगर मैं यहाँ 0.75 लिखूं, अगर मैं यहाँ 0.25 लिखूं, तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 0.7, मेरा जो भी आंसर आएगा वो आएगा 550। क्या आपके पास बुक में कहीं ना कहीं जगह है क्या? अगर जगह है तो प्लीज ये लिख लेना, प्लीज ये लिख लेना भाई, हल्के में मत लेना मैं जो समझा रहा हूं, जो बोल रहा हूं। अगर आपके पास कहीं भी बुक में जगह है, कॉन्सेप्ट्स बुक में, तो प्लीज ये लिख लेना। ये लिखने का रह गया है शायद बुक। या फिर सुनो ना, क्लास के साथ साथ बुक्स चल रही हैं, तो एक काम करता हूं, लिखो मत, प्रोबेबिलिटी वाला जो है मत लिखो, मत लिखो, मत लिखो, लिखा होगा आपकी बुक में। आ, ये जो कैलकुलेट रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी है ना, उसी में मैं ये वाला ऐड कर देता हूं। कौन सा वाला? ये वाला मैंने ऐड कर दिया, एग्जाम्पल। ये भी एक काम करता हूं ना, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना ही है। यस सर, अगर रिस्क न्यूट्रल, इसी एग्जाम्पल में आप नोट मत कीजिए, इसी एग्जाम्पल में रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी का ये वाला भी मैं लिखवा देता हूँ, टाइपिंग करवा देता हूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ यार, जब करवा सकता हूँ अभी, क्योंकि बुक एडिट नहीं हुई है, तो करवा ही देता हूँ, ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ अल्टरनेटिव। सर ये किस चीज का मेथड है? ये रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालने का मेथड, ये एक तरीका हुआ। दूसरा क्या तरीका है सर? दूसरा अब ध्यान से समझो। तो सर एक्चुअल में बेस ले लेते 500, 500, आज की प्राइस कितना? 500। तो सर ये 500 से तो यार 10% ज्यादा है। यस, तो इसको मैं बेस किसको ले रहा हूं? मैं बेस ले रहा हूं 500। तो सर ये 500 से तो 10% ज्यादा है, तो ऊपर को हम क्या 1.10 ले सकते। मैं सब में डिवाइडेड बाय 500 कर रहा हूं, सुनना, मैं इसमें भी डिवाइडेड बाय 500 कर देता हूं। अगर मैं कह रहा हूं इसको 500 से डिवाइड कर रहा हूं, इसको भी 500 से डिवाइड कर रहा हूं, इसको भी 500 से डिवाइड कर रहा हूं, इसको भी 500 से डिवाइड कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर ऐसा कर क्यों रहा है वो मैं समझाऊंगा, पर मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा। अगर मैं सभी को 500 से डिवाइड कर देता हूं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो 550 को 500 से डिवाइड किया तो 1.10, 400 को 500 से डिवाइड किया तो 0.80। ओके, आगे चले। सर 600 को भी 500 से डिवाइड किया तो 1.20, और ये कितना आ गया? 0.80। क्या अभी भी आंसर 0.75 आएगा? हाँ ना भाई? हाँ, एक ही तो बात है सर। तब मैं 500 से डिवाइड किया। एक्चुअल में इसका एक फॉर्मूला भी यूज होता है कहीं कहीं। ये क्या है सर? ये है आर, रिस्क फ्री रेट। आर याद है? आर 1 पॉइंट, सर 1 प्लस आर नहीं लिख सकते कि नहीं? इसको आर लिखते हैं। और सर 0.8 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डी, डाउन। अभी प्राइस क्या चल रहा है सर? अभी चल रहा है 500। तो डाउन होके कितना हो सकता है सर? 80%, 20% डाउन हो जाएगा सर, 80% ही कीमत रह जाएगी। आज है 500, गिरेगा तो 80% तक हो जाएगा, बढ़ेगा तो 120% तक हो जाएगा। इसलिए आर माइनस डी, और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 120%, यू माइनस डी। सर 20% से डाउन होगा मतलब 80%, सर 20% से बढ़ेगा मतलब 120%। बस, तो फॉर्मूला है क्या निकालने का? फॉर्मूला है सर ये पी निकालने का फॉर्मूला है, आर माइनस डी, यू माइनस डी। ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा कि हाँ जी हाँ, ये फॉर्मूला भी याद रख। सर इससे काम नहीं चला सकते कि नहीं? आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। और वही मैंने लिखाया। क्या लिखाया? फॉर्मूला अगर देखोगे तो बायनोमियल ट्री कोई बात ही नहीं है, वैल्यू ऑफ कॉल कोई बात नहीं है। ये वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है, P इज इक्वल टू आर माइनस डी, यू माइनस डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आती है।
तो रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला मैं समझाने की कोशिश कर। तो एक ये है और दूसरा ये है, आर माइनस डी यू माइनस डी। सर हमें कौन सा करना है, आप ये याद रखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है सर। सर और एक है क्या, हाँ जी, यहां यूज होगा कि नहीं, रियल ऑप्शन में यूज होगा। एक आगे टॉपिक आएगा बाइनोमियल में ही, रियल ऑप्शन नया टॉपिक है और ये नवंबर 2024 में क्वेश्चन भी आया है। सर वो वाला फॉर्मूला क्या है, वो भी रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, देखो ध्यान से। हम अगर बैंक में पैसा जमा कर रहे थे 500 तो कितना कमा रहे थे सर, हम कमा रहे थे 10%। समझ में आ गया ना 10% कैसे आया, हाँ सर 10% कमा रहे थे। अगर प्राइस बढ़ता है 600 होता है, 500 लगाकर 600 मतलब कितने के प्रॉफिट हो रहा है, रिटर्न कितना मिल रहा है सर, 500 लगाकर 600 मतलब 100 डिवाइडेड बाय 500, सर 20% की कमाई हो रही है। अगर प्राइस बढ़ता है तो कितने की कमाई सर, 20% की। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्लस अगर प्राइस गिरता है 400 होता तो सर लॉस है, और कितने परसेंट का लॉस है सर, 20% का लॉस है। और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, तो मैं कहता हूं शेयर से जो रिटर्न मिलने वाला है, शेयर से वही रिटर्न मुझे बैंक से मिलना चाहिए। मतलब मैं बोल रहा हूं रिस्क नहीं है, इधर और इधर एक बराबर, नो आर्बिट्रेज। तो काम किया जा सकता है कि यस, ये मेथड नंबर 3। सर इसको भी लिखवा दोगे कि बुक में, हाँ जी इसको भी लिखवा दूंगा, मैं जानता हूं आपके पास लिखने का टाइम नहीं है। 20% कैसे आया मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आओ सॉल्व करें। 10 इज इक्वल टू 20p प्लस, प्लस माइनस तो माइनस 20, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 20p का कुछ है ना यार, देख लेना आप। ओके तो सर 10 प्लस यहाँ जाएगा 30, अब ये आ जाएगा 40p, तो p इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 40, तो सर ये भी आ गया 0.75। ठीक है ओके सर, इतना सारा हमको याद कैसे रहेगा भैया, कर रखना पड़ेगा सर याद, है ना। आपके हिसाब से थोड़ी नहीं चलेगा आईसीआई, वो तो कहीं भी कुछ भी उठाकर दे देगा, आप समझ रहे हो, खेल खत्म हो जाएगा। पी निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले। ओके हमें कौन सा याद रखना है, आपको रखना है आर माइनस डी यू माइनस डी, और एक बार प्रोबेबिलिटी पता लगी तो वैल्यू ऑफ कॉल निकल जाएगा। और वैल्यू ऑफ पुट तो कुछ है ही नहीं है, पुट जब आएगा पुट ऑप्शन तो उस समय हम बात कर लेंगे कि वैल्यू ऑफ पुट कैसे निकालता है। ओके अब इन सबको रफ कर रहा हूं और अब मैं आगे बढ़ा। ठीक है सर, बस यही समझाना था, मैं जानता था समझने में टाइम लगेगा, एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ ले तो दिक्कत नहीं। फॉर्मूला रट नहीं सकते क्योंकि यार थ्योरी पूछा है ना, तो थ्योरी में कैसे फॉर्मूला रटोगे। ओके अब तैयार हो, यस। अब सर मान लो ये वाला क्वेश्चन है, सबसे पहला काम क्या होगा, फॉर्मूला हमारा एक ही लगाएंगे हम लोग, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी का, P इज इक्वल टू आर माइनस डी यू माइनस, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अक्सर, जल्दी हो जाए। अब देखो पहला काम है कि ये सब कैलकुलेट कर लीजिए, ये चारों चीज 1 2 3 चीज कैलकुलेट कर लीजिए, जिसको आप स्टैंडर्ड नोटेशन से बोल सकते हैं या गिवन बोल सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 पे आपको यही कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर तो आर कैसे आएगा, आर आएगा नहीं, आर तो सर रिस्क फ्री रेट से क्यों डिस्काउंटिंग करेंगे, वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। आर तो ये है ही, आर कितना है 1.10। सर यू का मतलब, यू का मतलब प्राइस बढ़ने कितना टाइम्स, आज से 500 से 600 हो रहा है, तो बताओ कितना टाइम्स। तो यू कैसे निकालोगे, 600 डिवाइडेड बाय 500, करेंट मार्केट प्राइस लेना, तो यहां कितना जाएगा 1.20। डी कैसे निकालेंगे तो बताओ,
प्राइस घट के कितना टाइम्स हो जाएगा आज के प्राइस से? 4, यहां कितना जाएगा? 0.8। बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या? नहीं। अब इसके बाद रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। इन सब को इसमें पुट कर लीजिए और रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकल गई। ये प्रोबेबिलिटी किस बात की निकल रही है सर? ये प्रोबेबिलिटी निकल रही है 600 रुपए होने की, बढ़ने की। पी का मतलब हमेशा बढ़ने का होगा, ठीक है? तो वही किया होगा मैंने। अगर देखोगे ध्यान से तो सबसे पहले मैंने कहा स्टेप नंबर 1 बनाना, गिवन करके लिखोगे ज्यादा अच्छा है। उसमें मैंने स्टॉक का प्राइस लिखा और एक्सरसाइज प्राइस लिखा, और मैंने कहा यूएस डिवाइडेड, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। 600 डिवाइडेड बाय 500, 400 डिवाइडेड बाय 500, एक आ गया 1.2, एक आ गया 0.80, और आर तो हमको मालूम है 1.10। तो आर माइनस डी, यू माइनस डी करोगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकल गई? 0.75। ठीक है। इसके बाद एक बाइनोमियल ट्री बना लिया करो। नहीं भी बनाओगे तो नंबर कटेगा नहीं, ऐसा कुछ, पर बना लिया करो कि आज प्राइस कितना है 500, फ्यूचर 2 एरो देना है, एक 600 हो सकता है, एक 400 हो सकता है, तो 2 एरो दे देना। एक 600 हो सकता है और एक 400 हो सकता है, और यहाँ प्रोबेबिलिटी लिख देना, और साथ में यहाँ CU और CD लिख देना। इतना कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 में गिवन U निकाल लेंगे, D निकाल लेंगे। स्टेप नंबर 2 में रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, जो कि इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या? R माइनस डी, U माइनस डी। फिर एक बाइनोमियल ट्री बना लेना, चाहो तो बनाना, चाहो तो मत बनाना, पर बना लोगे तो पेपर चेक करने वाले को लगेगा यार कुछ किया है। और लास्ट में स्टेप नंबर 4 में वैल्यू ऑफ कॉल निकाल लोगे। यार 90 रुपए हो सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.75। सर फॉर्मूला नहीं लिखे, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 90 रुपए हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.75। 0 हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25 डिवाइडेड बाय 1.10। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एज पर रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। डिस्काउंटिंग किससे करना है? क्या ये आपको पक्का पक्का मिलेगा? हाँ सर, ये भी पक्का मिलेगा क्योंकि रिस्क नहीं है, ये पक्का मिलेगा। तो डिस्काउंटिंग किससे करोगे? रिस्क फ्री रेट से। रिस्क नहीं है तो ऐसा कैश फ्लो जो पक्का पक्का आएगा उसको डिस्काउंटिंग करोगे आप रिस्क फ्री रेट से। कैसा लगा टॉपिक? मजा आ गया सर, कसम से। ठीक, क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल है? क्वेश्चन है सर, तो क्वेश्चन करेंगे, फिर एग्जाम्पल तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलो तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। कहाँ मिलेगा? ये आपके कॉन्सेप्ट बुक में ही। करंट मार्केट प्राइस है 1000, एक्सरसाइज प्राइस है 1100, पीरियड है 6 मंथ, अपर प्राइस है 1300, लोअर प्राइस है 900, और आपको कॉल ऑप्शन का वैल्यू निकालना है। मतलब यार एक्सरसाइज प्राइस 1100 से ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे। रिस्क फ्री रेट है 8% पर एनम, लेकिन एक शब्द यूज हो रहा है कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। सर ये कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली है क्या? बात को समझना। कंपाउंडेड आप समझते हो ना? अगर मैं बैंक में, समझ लो पहले, समझ लो, अगर मैं बैंक में 1 लाख रुपए जमा करता हूं 12% के हिसाब से, 1 लाख रुपए जमा कर रहा हूं 12% के हिसाब से, तो मुझे 1 साल बाद 1,12,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल ऐसे ही होता है। पर अगर ऐसा होता कि बैंक कहता कि भाई हर 6 महीने में कंपाउंडिंग होगा, इसका मतलब समझ रहे हो? सर इसका मतलब है कि 1 लाख का पहले 6 महीने का इंटरेस्ट 6,000 होता है, अगली बार जो इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब वो तो वही होता है ना यार। सर इसका मतलब होता है कि आज हम जमा कितना कर रहा है? 1 लाख, 6 महीने बाद 1,06,000 हो जाएगा, और जो अगले 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ना वो 1 लाख पे नहीं मिलेगा, 1,06,000 पे मिलेगा। इट मीन्स इसमें +6% और कर देंगे हम लोग,
तो 1,06,000 प्लस 6%, तो 1,12,360। यहां जाके हो जाएगा 1,12,360। सर इसको बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली या कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, वैसे ज्यादा अच्छा क्या है सर? ज्यादा अच्छा यह है, जितना कंपाउंडिंग होगा उतना अच्छा है। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बैंक हमको डेली कंपाउंडिंग करके दे? मतलब सर फिर से बोलो, फिर से ये बोल रहा हूं, डेली कंपाउंडिंग का मतलब आज एक दिन का में जो ग्रोथ हुआ है, इंटरेस्ट बोलूं, एक दिन पे जो कमाई हुई है, एक दिन की कमाई, अगले दिन जो कमाई होगी वो प्रिंसिपल तो होगी, पर एक दिन का जो इनकम हुई है ना उस पे भी ग्रोथ होगा। सर 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 बड़ा दिक्कत है, फिर से बोलो। मान लो मैंने 1 लाख रुपया जमा किया और वो 1 लाख बढ़ के 1,02,000 हो गया। ठीक, 1,02,000 एक ही दिन में, एक ही दिन में 1,02,000 हो गया। जब दूसरे दिन जो मिलेगा मुझे रिटर्न, वो 1 लाख पे नहीं मिलेगा, 1,02,000 पे मिलेगा। क्या ऐसी कोई बैंक हो सकती है जो डेली कंपाउंडिंग करके दे दे? नहीं सर, पर शेयर मार्केट में ऐसा होता है। शेयर मार्केट में आज जो कमाई हुई है वो मेरे प्रिंसिपल पहले का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें प्लस हो जाता है। अगले दिन जो इनकम होगी, जो ग्रोथ होगी ना, वो प्रिंसिपल पे भी होगी और जो पहले दिन कमाया उस पे भी होगी। ये तो आप जानते हो अच्छे से। यस, इसलिए जहां भी बात आती है सर, वो तो शेयर मार्केट में तो ऐसा भी होगा, क्योंकि शेयर का प्राइस तो यार मान लो शेयर का प्राइस मैंने खरीदा था 50 रुपए में, 10% से बढ़ के अगले ही पल 55 हो गया, और फिर 10% से फिर बढ़ा तो वो 50 पे नहीं बढ़ेगा, 55 पे बढ़ेगा, है ना यार? हाँ, तो सर उस हिसाब से देखा जाए, आप जो बोल रहे हो उस हिसाब से तो यार हर सेकंड में कंपाउंडिंग हो रहा है। आप डेली की बात ही मत करो। यस, शेयर मार्केट में कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली होता है। यस सर, यस, कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, हर सेकंड में कंपाउंड। ठीक है सर, शेयर मार्केट हो गया, फॉरेक्स हो गया, जिसमें भी रेट चेंज होता है उसमें तो ऐसे कंपाउंडिंग होता है। इसलिए जहां भी बात ऑप्शन की आएगी, जहां भी बात फॉरेक्स की आएगी, वहां कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली यूज करना चाहिए। लेकिन आईसीएआई एक रूल से अगर बोलेगा तो कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली यूज करेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो अब मुद्दे की बात, हाँ सर ये तो बात खत्म हो गई, मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है कि फिर सर 8% को हम 1 पॉइंट कितने महीने का है, 6 महीने का, तो 1.04 नहीं लिख सकते, है ना? क्यों नहीं लिख सकते सर? क्योंकि यार इसका मतलब है कि जो 1 रुपया है वो 6 महीने बाद 1 रुपया 4 पैसा हो जाएगा। मतलब जो 1 लाख रुपए है वो 1,04,000 हो जाएगा विदाउट कंपाउंडिंग। विदाउट कंपाउंडिंग हुआ ना इसका मतलब। बट सर कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली है, तो फिर एक दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे, तो ये जो फैक्टर है वो 1.04 नहीं आएगा, वो तो कुछ और आएगा। ठीक है, ओके। हालांकि मैंने आपको ये बेसिक क्लास में डिस्कस किया हूं कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली डिटेल में, यहाँ थोड़ा सा समझाया था। ठीक है, क्या समझाया था कि शेयर मार्केट में कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली का यूज कैसे होता है। हालांकि इसको मैं, इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए ये मैंने आपको सिखाया है। और सर ये कहाँ सिखाया था आपने? बेसिक क्लास डाल रखा है गूगल ड्राइव में, चेक कर लेना। तो गूगल ड्राइव में एक बेसिक क्लास में जिसमें मैंने कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली, मंथली ये सब समझाया है। हालांकि वो क्लास के ड्यूरेशन का हिस्सा नहीं माना जाता, क्योंकि वो बेसिक से वो आना चाहिए आपको। फिर भी सर इसको कैसे निकालेंगे? इसको, इसके लिए हमें लॉग टेबल चाहिए। मुझे कितने परसेंट का कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली निकालना है? फैक्टर 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 सर आपको निकालना है 4% का। इट मींस इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ई मतलब एक्सपोनेंशियल टेबल, 0.08 मतलब 8%, 12 महीने का है, तो 6 महीने का कितना? तो ई 0.04,
इसका मुझे फैक्टर चाहिए जिसको हम आर बोलते हैं। फैक्टर, फैक्टर कैसे निकाले? हालांकि अधिकतर क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा आईसीएआई का है, क्या आईसीएआई, ये आईसीएआई का क्वेश्चन है, उसमें देखोगे तो इसकी वैल्यू गिवन रहती है क्वेश्चन के नीचे। क्वेश्चन के नीचे ही वैल्यू गिवन रहती है, तो ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। अब कोई भी क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन के नीचे ऐसे वैल्यू गिवन रहती है। ठीक है सर, भगवान ना करे गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, बस उसी के लिए तो मैं हूं। ठीक है सर, भगवान ना करे इसकी वैल्यू नहीं दिया है तो कैसे निकाला जाएगा? साइंटिफिक कैलकुलेटर, सर वो तो है नहीं है। क्या ये बताइए, क्या नॉर्मल कैलकुलेटर से इसका वैल्यू निकाला जा सकता है? Yes. और कैसे निकालते ये भी मैंने सिखाया है, मैं रिपीट नहीं करूंगा बात को। मैंने कहा 0.04 याद करो, मैंने करवाया हूं 0.04 डिवाइड किससे करेंगे? 4096। आपने पूछा भी था कहां से आया, मैंने कहा ये फिक्स है, 4096 फिक्स है। 0.04 डिवाइडेड बाय 4096 प्लस 1 ये भी फिक्स है, और इनटू इक्वल टू कितने बार करना है? 12 बार, ये भी। मतलब जो चेंज होगा ये, ठीक है निकाल लेते हैं। मतलब अगर मुझे 3% का निकालना तो 0.03, अगर मुझे 10% का निकालना तो 0.10। तो 0.04 डिवाइडेड बाय 4096 प्लस 1 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 1.0408 1.040। दिस इज, अगर ये कब करना है? जब कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग शब्द दिया रहेगा तब। ठीक है जी, ओके करेगा यस 1.0408। ओके तो क्वेश्चन ये है, और क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है? गिवन। और गिवन में हमने कहा कि बताओ प्राइस बढ़ेगा, यू निकाल ले सबसे पहले। यस, यू कितना आ गया सर? अभी प्राइस कितना है? 1000, 1000 से 1300 हो गया, तो यू का मतलब हो गया 1.30। डी का मतलब होता है 0.90, 900 डिवाइडेड बाई 1000। इसके अलावा सर हमको आर लगेगा, आर को हम पावर ई पावर आर टी बोलते हैं। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी का मतलब टाइम। तो उस हिसाब से सर ये आ गया हमारा ई 0.08 इंटू 6/12। तो सर ई 0.04 का वैल्यू हमने निकाला था 1.408। इसकी मदद से क्या निकल जाएगा हमारा? रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। तो पहले हमारा गिवन आ जाएगा, गिवन में हमारा यू निकल गया, टी निकल गया, आर निकल गया, और उसके हिसाब से फिर हम क्या निकाल रहे हैं? रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी में मैंने आर की जगह ई पावर आर टी लिखा है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है सर। तो ये निकल गया मेरा रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। फिर बाइनोमियल ट्री बना लेना लगेगा, तो 1300 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है। बस गलती क्या हो सकती और सुनना, कौन सा ऑप्शन है? कॉल। तो सर कॉल में प्राइस बढ़ने से फायदा? यस, एकमात्र गलती आपसे होगी, क्या होगी? अब 1300 माइनस 1000 करोगे, बस यही होना। 1300 माइनस 1000 मत कर देना, 1000 एक्सरसाइज प्राइस नहीं है। एक्सरसाइज प्राइस तो भाई कुछ और है, और एक्सरसाइज प्राइस है 1100। ओके, यहां में स्प्रिंट हुआ है। सीयू 90 रुपए नहीं आएगा, 1300 माइनस 1100, सीयू 200। आपकी बुक में सही होगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बुक में सही होगा। सीयू 200। अब क्या करें? अब आंसर निकाले, 200 इंटू 0.352, 0 इंटू 0.648, और ये आ गया वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। याद रखना यहां भी कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग होगा। ठीक है जी, ठीक है सर, मजा आया? यस। क्या अब हम क्वेश्चन के लायक हो चुके हैं? सर वैल्यू ऑफ पुट भी निकालेंगे कि पुट भी निकालेंगे, पर यहां नहीं निकालना। ठीक है सर, हम लोग तैयार हैं। चलो क्वेश्चन देखें, और मेरे ख्याल से फिर ब्रेक ले लेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे बाइनोमियल के, फिर ब्रेक ले लेंगे। उसके बाद ब्रेक क्या, कुछ क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद अगली क्लास से पढ़ेंगे 2 पीरियड बाइनोमियल, मतलब अगली क्लास में ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है जी,
क्वेश्चन बनाते हैं सबसे पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन बैंक होगी आपके पास, क्वेश्चन बैंक ओपन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मिलेगा टी वाई के 24। ये हमारे स्टडी मैट का क्वेश्चन है, टी वाई के 24 पढ़ते हैं। लिखो द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर्स ऑफ पंचायत लिमिटेड 420। सर करंट मार्केट प्राइस 420 रुपए है और पीरियड जो है वो 3 महीने। मैक्सिमम प्राइस कितना हो सकता है, 500 या 400। रिस्क फ्री रेट कितना हो सकता है, 8% पर एन। हमें क्या निकालना है, कॉल ऑप्शन का वैल्यू। किससे, रिस्क न्यूट्रल मेथड। अगर स्ट्राइक प्राइस कितना हो, 450, मतलब 450 से ऊपर जाएगा तो सबसे पहले अगर मैं कहूं ई, सर यहां कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग यूज होना है, यहां दिया तो नहीं है। अगर दिया नहीं है तो हम कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग यूज क्यों करेंगे, जब क्वेश्चन बोलेगा तभी करेंगे। लेकिन भले ही यहां नहीं दिया पर यहां तो गिवन करके लिखा है। अगर गिवन करके भी लिखा है तो इट मीन्स वो चाहता है इंस्टीट्यूट कि आप कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग यूज कीजिए। ठीक है, ओके। ई 0.08, पीरियड कितना है, 3 महीने, तो ये ऑटोमेटिक ई 0.02 और उसका वैल्यू दिया हुआ है। अब मुझे चाहिए यू, और यू कैसे आएगा, यू 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 यू। सर प्राइस अभी कितना है, 420, बढ़ के कितना हो सकता है, 500। तो सर 500 डिवाइडेड बाय 420। इस हिसाब से सर कम से कम 4 डिजिट तक लेना आपको, 1.1905, कम से कम 4 डिजिट पॉइंट के बाद। सर डी, सर आईसीएआई ने इस क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व किया है कि नहीं, उन्होंने प्राइस लेके सॉल्व किया, पर इस पे नंबर मिलेगा, मेरे पास प्रूफ है इस बात का, इस पे नंबर मिलता है। वो कैसे किया इसे वो भी बता दूंगा, इंस्टीट्यूट कैसे किया, पर हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ही चीज फॉलो करेंगे, हम इस क्वेश्चन में अलग उस क्वेश्चन में अलग ऐसा नहीं करेंगे। डी ले लेते हैं, और डी कैसे आएगा, 400 डिवाइडेड बाय 420, 400 डिवाइडेड बाय 420, तो ये आ गया 0.9524 ले लो। और इसके हिसाब से फिर आर मालूम है, आर माइनस डी, यू माइनस डी बनाया होगा उन्होंने, तो उसके हिसाब से ये तो सब निकाल लिया, उसके हिसाब से हमारा प्रोबेबिलिटी आया 0.2844। और सर उन्होंने कैसे किया था, इंस्टीट्यूट ने, आईसीएआई ने इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसे किया है कि यार आज शेयर का प्राइस कितना है, 420 इंटू 1.0202, बैंक में पैसा लगाओगे तो 500 इंटू पी प्लस, मेरे ख्याल से समझ में आ गया, 400 1 माइनस पी, ऐसे निकाला है, प्रोबेबिलिटी आंसर उतना ही आएगा। ये तो मैंने आपको सिखाया हूं, है ना, ठीक है सर, आपका दिल करे तो आप ऐसे कर लेना, पर फिर भी अगर आप ऐसे करते हो जैसे मैंने किया है तो भी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है जी, इसके बाद कुछ नहीं, बायनोमियल ट्री बना देते हैं। बायनोमियल ट्री में एक्सरसाइज प्राइस कितना है उस पर भर फोकस करना, सर 450, यही भूल सकते हो, एक्सरसाइज प्राइस है 450, से ऊपर जाएगा तो एक्सरसाइज। ठीक, तो प्राइस क्या हो सकता है, सर अगर देखोगे 420 है, प्राइस 500 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 500 हो सकता हो तो 50 का पे ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी निकला हुआ है। सर इसको 0 इंटू ये भी करना जरूरी है कि जरूरी नहीं है, और डिस्काउंटिंग किससे करेंगे, 1.0202, तो आंसर कितना आएगा, 50 इंटू 0.2844 डिवाइडेड बाय 1.0202, आंसर आ गया 13.94 रुपीस के आसपास। दैट्स इट। ओके सर, हमको नहीं लगता कि मुश्किल है, पर फिर भी पहले 8 नंबर का क्वेश्चन आता था, अब 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा स्पीड से करोगे तो ज्यादा अच्छा। ये भी क्वेश्चन आईसीएआई का है, इंस्टीट्यूट का है, और आपको दिखाई दे रहा होगा TYK 21।
TY के 21। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन में, कुछ खास बात नहीं, इसके बाद क्लास ओवर करेंगे आज की। ठीक है, ओके, पढ़ दे। लिखा है सुमाना वांटेड टू बाई शेयर ऑफ EIL which has a range of 411 to 592। मतलब उसका कहना है कि प्राइस 592 भी हो सकता है, प्राइस 411 भी हो सकता है। मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस उन्होंने बता दिया। अ मंथ लेटर मतलब 1 महीने बाद, मतलब पीरियड 1 मंथ ही है, पीरियड 1 मंथ। द प्रेजेंट प्राइस पर शेयर इज ₹421। अभी 421 है, तो सर इसकी मदद से U निकल जाएगा, इसकी मदद से D भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर ब्रोकर inform her that the price of share can be shore up 522 within a month or so। तो उनका ये कहना है कि जो प्राइस है वो बढ़ के 522 हो सकता है विथ इन अ मंथ। ठीक है, किसका कहना है ये? सब ब्रोकर का। सो दैट सी शुड बाई अ 1 मंथ कॉल ऑप्शन। सर वो 1 मंथ कॉल ऑप्शन खरीदने को तैयार है। इन ऑर्डर टू प्रूडेंट इन बाइंग द कॉल। सर ये 522 है क्या? बात करेंगे ना। आगे लिखा इन ऑर्डर टू बी प्रूडेंट इन बाइंग द कॉल शेयर का प्राइस शुड बी मोर देन और एटलीस्ट 522। कहना चाहता है कि शेयर का प्राइस, हमें कॉल ऑप्शन खरीदने को तैयार है, पर शेयर का प्राइस 522 या उससे ज्यादा ही होना चाहिए। 522 या उससे ज्यादा, मतलब ये क्या चीज है आखिर 522? क्योंकि हमको मालूम है 592 से ऊपर तो जाएगा नहीं मैक्सिमम। वो बोल रहा है शेयर का प्राइस 522 या उससे ज्यादा होना चाहिए। फिर वो क्या चीज बोल रहा है? ये 522 है क्या? एश्योरेंस ऑफ विच कुड नॉट बी गिवन बाय हर ब्रोकर। 2, सी अंडरस्टैंड द अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट। सी वांट टू नो, आपसे चाहते हैं कि प्लीज आप प्रोबेबिलिटी बताइए। किस बात की प्रोबेबिलिटी? शेयर का प्राइस 592 होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। 592 तो सर वही तो निकालते थे। हाँ वही तो निकालना है। 592 होने की प्रोबेबिलिटी बताइए ताकि हम 1 मंथ कॉल ऑप्शन खरीद सके एट एग्जीक्यूशन प्राइस ऑफ 522। तो 522 आपका जो है वो एक्चुअल में एक्सरसाइज प्राइस है। ओके 522 है क्या? 522 एक्सरसाइज प्राइस है एक्चुअल। एडवाइज द टेक द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट दिया 3.060% एंड फैक्टर दे रखा। एक्चुअल में हमसे मांगा क्या जा रहा है? एक्चुअल में हमसे वैल्यू ऑफ कॉल नहीं मांगा जा रहा। एक्चुअल में हमसे सिर्फ प्रोबेबिलिटी मांगा जा रहा है, और प्रोबेबिलिटी 592 की। तो उसके लिए सर U निकाल लेते, R निकाल लेते, D निकाल लेते हैं। तो बस एक समस्या है, ये 3.60% पर एनम ऐसा तो नहीं लिखा है। हाँ अगर पर एनम नहीं लिखा है सर, तो उस हिसाब से ये जो है ये 1 मंथ का हुआ कि 1 साल का हुआ। और मैंने एक बात बता रखा है आपको, अगर पर एनम शब्द नहीं भी लिखा हुआ तो हमेशा पर एनम मान के चलना। सर अगर मैं इसको पर एनम मान लेता हूं तो फिर तो 1 मंथ का निकालना पड़ेगा मुझको। आपकी बात को अगर मैं मानता हूं कि सर कुछ नहीं लिखा तो इसको पर एनम मानना, अगर मैं इसको मैं पर एनम मानता हूं तो मुझे तो 1 मंथ का ही फैक्टर चाहिए ना। फिर कैसे करेंगे? बेटे आपको जो वैल्यू दिया है वो इसी का वैल्यू दिया है। इट मींस ICAI चाहता है कि आप ये वैल्यू यूज कीजिए। ICAI ये चाह रहा है कि आप इस वैल्यू को यूज कीजिए। इट मींस ये जो रेट दिया ये 1 मंथ का है। हे भगवान, अगर ये नहीं देता ना तो हो सकता कि इसको मैं पर एनम मानता, पर ये दिया हुआ है ना, दिया हुआ वैल्यू दिया है निकाल कर। इट मींस वो कह रहा कि भैया ये 1 मंथ का ही है, तभी तो हमने वैल्यू निकाल कर दिया। ठीक है, ओके ओके।
मतलब आपको जो वैल्यू चाहिए हम निकाल के दे रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हमने कोई 8% का वैल्यू निकाल कर दिया था क्या आपको? अगर पिछले क्वेश्चन की बात करो, पिछले क्वेश्चन में भले ही रेट कितना दिया था, भले ही रेट 8% दिया था, पर हमने तो वैल्यू आपको 2% की निकाल के दिया था। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करो, अगर ये पर एनम होता तो हम कभी भी इसकी वैल्यू निकाल कर नहीं देते, हम 1 मंथ का रेट निकालते और उसकी वैल्यू निकाल कर देते। इसका मतलब ये 1 मंथ का ही है, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया हुआ है, हमने यू निकाल लिया, हमने डी निकाल लिया और हमने आंसर निकाल लिया। तो सर आईसीएआई ने प्रोबेबिलिटी के लिए यही वाला फॉर्मूला लगाया है कि इस क्वेश्चन में? हाँ जी, यही वाला लगाया, ठीक है। थक गए? हाँ सर, आप भी थक गए और हम में भी थक गए। क्लास ओवर कर रहे हैं। कल की क्लास में करेंगे मल्टी पीरियड बाइनोमियल मॉडल, और मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन ही मैंने आज करवाया हूँ। तो आपसे एक हाथ जोड़कर विनती है कि 2 क्वेश्चन बना कर देख ले। आज कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था इसलिए थक गए होगे, पर प्लीज़ एक बार कैलकुलेटर चला लो। बाय बाय, मिलते हैं कल।